हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? चलो, आप सभी को मैंने लास्ट जो टॉपिक करवाया था वो करवाया था प्रेसिडेंट। ठीक है, उसी में मैंने बताया था कि प्रेसिडेंट की लिस्ट भी मैं करवाऊंगी और उसके बाद प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, देखो मैंने क्वेश्चंस वो सेलेक्ट किए हैं जो डेटा आपका वहाँ पे कवर ना हुआ हो। ठीक है, तो पहले आप लोग वीडियो देखना जो प्रीवियस हमारी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, और उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस देखने हैं। ठीक है, तो जो कुछ कंटेंट अलग अलग है उसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट की लिस्ट है। तो सबसे पहले जो हमारे प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट बने थे। ये ही एकमात्र ऐसे प्रेसिडेंट है जिनका लगातार 2 बार कार्यकाल रहा। ठीक है, लगातार 2 बार बनने वाले एकमात्र, और सबसे पहले जो थे वो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सबसे लंबा टाइम पीरियड भी अभी तक इन्हीं का ही रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये थे। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, जो हमारी संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा बनी थी, उसमें कुछ बैठक हुई थी और उसमें जो स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वो किसको बनाया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो वही है कि प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। भारत रत्न इनको दिया गया था 1962 में, और ये भी याद रखना कि 1962 में इनको जो भारत रत्न दिया था वो दिया था डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि भारत रत्न कौन देता है? राष्ट्रपति देते हैं, है ना। ये खुद अपने पद पर रहते हो खुद को थोड़ी भारत रत्न देंगे। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड देख लो। वैसे इनका जो टोटल टाइम पीरियड था 1947 से ही इनका रोल रहा था हमारी संविधान सभा में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट का भी काम निभाया। तो 1962 तक ये टोटल इनका टाइम पीरियड रहा था। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। 26 जनवरी क्यों लिया यहाँ पे? क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर एस राधाकृष्णन। देखो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे थे और भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे थे। अगर उपराष्ट्रपति के तौर पर सबसे ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड अगर पूछा जाता है तो किनका था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, उपराष्ट्रपति के तौर पे। और राष्ट्रपति ये बने थे कब से? 1962 से 1967, यानी कि 5 साल अपना पूरा टाइम पीरियड इन्होंने किया था। ठीक है, 1954 में इनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न ये याद रखना, राष्ट्रपति ये बाद में बने थे, इनको भारत रत्न पहले दिया था। और दिया किसने था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। किसने दिया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर, अभी गया था ना, 5 सितंबर 1888 को हुआ, और इसी के दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। टीचर्स डे आप लोग सेलिब्रेट करते हो, है ना, तो टीचर्स डे जो है इन्हीं के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव कहता रहता था। मतलब इन्होंने क्या बोला था कि जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता उसी को ही सर्वधर्म कहा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा गया है, याद रखना, नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखो, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, 1967 से और 1969 तक राष्ट्रपति तो बने, लेकिन इनके पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अगर आपका ये पूछा जाता है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले ऐसे कौन से राष्ट्रपति बने जिनकी उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले ऐसे कौन से राष्ट्रपति बने जिनका कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बनाया गया, और उसी ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी राष्ट्रपति का काम संभालना पड़ा था। अभी मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता देती हूँ। ये मैंने उसमें भी बताया था कि प्रोसीजर क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, राष्ट्रपति ना हो तो कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है,
उपराष्ट्रपति ना हो तो कौन संभालेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो जो सबसे वरिष्ठतम जो जज होगा, वरिष्ठतम जज या न्यायाधीश किसका? सुप्रीम कोर्ट का, वो संभालेगा राष्ट्रपति का काम। राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो भी नहीं है तो वरिष्ठतम जज, और कोई ना कोई तो वरिष्ठतम होगा ही। तो ये इन्हीं के टाइम में हुआ था, इन्हीं के टाइम में अमेंडमेंट लाया गया और ये कि राष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति करेंगे, ये सारा प्रोसीजर अपनाया गया था। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। ठीक है, अपने पद पर थे तभी इनकी मृत्यु हो गई थी। उपराष्ट्रपति, क्योंकि उस टाइम जो उपराष्ट्रपति थे वो थे हमारे वीवी गिरी। वीवी गिरी ने किसका काम संभाला? राष्ट्रपति का, तो वो क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी ने क्या किया? देखो, जब कोई राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होता, उनकी मृत्यु हो जाती है, अपने पद से इस्तीफा दे देता है या महाभियोग लगा दिया जाता है, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि 6 माह के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्शन तो करवाने थे तो वीवी गिरी क्योंकि अभी फिलहाल राष्ट्रपति का काम संभाल रहे थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो उनकी खुद की मर्जी थी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना था। ठीक है, क्योंकि हमने क्या बताया था कि लाभ का पद जो है वो किसी भी मंत्री को कंसिडर नहीं करता, यानी कि अगर कोई मंत्री रहते हुए कोई दूसरा पद से वो इलेक्शन लड़ना चाह रहा है तो वो मान्य होगा। ठीक है, उनको अपने पद से इस्तीफा नहीं देना होगा, वो इन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया था। ठीक है, तो वीवी गिरी ने दिया अपने पद से इस्तीफा, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे वो किसको बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला ने 20 जुलाई 1967 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। जो मोहम्मद हिदायतुल्ला थे वो तबला वादक भी थे, प्रसिद्ध तबला वादक। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब तक इंडिया में सिर्फ एक बार ऐसी कंडीशन आई है जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति का काम संभालना पड़ा। ठीक है, और वो राष्ट्रपति का नाम, उनका जज का नाम क्या था? मोहम्मद हिदायतुल्ला। अब वीवी गिरी, क्योंकि इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, अब ये वापस राष्ट्रपति बन के आ चुके, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। ठीक है, यह भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कार्यवाहक क्यों बने? क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की उनके पद पर रहते हुए डेथ हो गई थी। ठीक है, 1975 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, 1974 तक का इनका टाइम पीरियड था और 1975 में इनको ये भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अच्छा, जब वीवी गिरी ने इलेक्शन लड़ा ना, उस टाइम इनके अपोजिट आए थे नीलम संजीव रेड्डी। अभी फ़िलहाल ये नाम ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अब तो ये हार गए और बाद में जब ये हमारे प्रेसिडेंट बने तो इनको निर्विरोध भी चुना गया था। ठीक है, तो इस कंडीशन में जहाँ वीवी गिरी थे वहाँ पे तो वो हार गए थे, लेकिन अगली बार इनको निर्विरोध चुना गया था। नेक्स्ट है फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति बने। ठीक है, दूसरे मुस्लिम थे और 5वें राष्ट्रपति बने। 1974 से 1977 क्या टाइम पीरियड पूरा हुआ? नहीं हुआ, यानी कि ये भी अपने पद पर रहते हुए इनकी भी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही हो गई थी। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसे कौन से कार्यवाहक राष्ट्रपति थे जो कि राष्ट्रपति नहीं बने? कार्यवाहक बने लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने। तो जो बी डी जट्टी है, बी डी जट्टी जो है वो हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बने लेकिन राष्ट्रपति नहीं बने। ठीक है, चलो नेक्स्ट है नीलम संजीव रेड्डी। मैंने बताया था नीलम संजीव रेड्डी किसके अपोजिट लड़े थे? वीवी गिरी के अपोजिट। ठीक है, लेकिन उस टाइम वो जो है हार गए थे और बाद में इनको निर्विरोध चुना गया था। नीलम संजीव रेड्डी ही है जो कि सबसे कम एज के हमारे प्रेसिडेंट भी बने थे। ठीक है, और सबसे कम एज कितनी? 64 साल के। ठीक है, यंगेस्ट
64 साल के बने थे ये। नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इनका टाइम देखो, इनको इतना लक्की माना जाता है। एक तो निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है, यंगेस्ट भी थे, चलो वो एक अलग सेकेंडरी मैटर है। इन्होंने अपना टाइम पीरियड पूरा किया, ठीक है, तो इनको इतना लक्की माना जाता है कि उस दिन के बाद से सभी जो है 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं, जितने भी प्रेसिडेंट हैं। आगे जब आप लिस्ट देखोगे ना, तो जिस दिन इन्होंने शपथ ली थी उसी दिन को लक्की मानते हुए सभी इसी दिन शपथ लेने लग गए, ठीक है। ये भारत के छठे राष्ट्रपति बने और उससे पहले ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी जेल सिंह से भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला तो क्योंकि इन्होंने पगड़ी वगैरह लगाई हुई है, तो ये कौन थे? ये सिख राष्ट्रपति बने थे। ज्ञानी जेल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति बने, ठीक है, पहले या एकमात्र अब तक की मैं बात करूँ तो पहले सिख राष्ट्रपति बने। इनका टाइम पीरियड मैंने बताया 25 जुलाई को शपथ ले रहे हैं। 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 तक रहे। अगर आप लोगों को याद हो तो इंदिरा गांधी जो थी, जिनकी डेथ हुई थी 1984 में, उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? यानी जेल सिंह। अब इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। भारतीय डाक घर से संबंधित विधेयक पर इन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। मैंने बताया था आप लोगों को, वीटो पावर मैंने बताई थी, और उसमें मैंने बताया था कि इंडिया में पॉकेट वीटो का यूज़ अब तक सिर्फ एक बार ही हुआ है। किन्होंने किया था? ज्ञानी जेल सिंह ने। और मैटर क्या था? मैटर ये था कि वो भारतीय डाक से रिलेटेड था कि कोई भी आदमी किसी की भी चिट्ठी, कोई भी आदमी मतलब सॉरी, जो डाकिया होगा वो किसी भी चिट्ठी को पढ़ सकता है, ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़। ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या हुआ था कि जो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है ना, गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में कुछ आतंकवादी छुप गए थे, ठीक है, और उन आतंकवादियों को ख़त्म करने के लिए किया गया था ऑपरेशन ब्लू स्टार, कि वहाँ पे जो है मतलब गोली वगैरह चलवा दी गई थी और उन सभी को वहाँ पे मार दिया गया था, ठीक है। तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये इंदिरा गांधी ने करवाया था, और उसी की वजह से उसका बदला लेने के लिए आप लोगों को पता होगा कि इंदिरा गांधी की जिसने हत्या की थी वो खुद एक सिख सिपाही था, ठीक है। तो इंदिरा गांधी की हत्या भी इसी का बदला लेने के लिए की गई थी, और जो 1984 में सिख विरोधी दंगा हुआ था वो इन्हीं के टाइम में हुआ था। तो पॉकेट वीटो का इन्होंने यूज़ किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार इनके टाइम में हुआ। कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे। गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी बने थे ये, ठीक है। बाकी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये और ये। नेक्स्ट है आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन। आर वेंकटरमन भारत के 8वें राष्ट्रपति बने। देखो सीक्वेंस आपको सारी याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जो रिसेंट में बनेंगे ना उनकी सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। जैसे अभी फ़िलहाल जो हमारे प्रेसिडेंट है वो 14 नंबर के, 14th नंबर के हमारे प्रेसिडेंट बने हुए, ठीक है। तो जो रिसेंट में उनका पता होना चाहिए। इनका टाइम पीरियड रहा 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992, पूरा 5 साल का टाइम निभाया है, और वही 25 जुलाई को इन्होंने शपथ ली है। ये एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान नेता थे। अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्रियों को उनके पद की शपथ इन्होंने ही दिलाई। देखो 1984 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी की डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे इंदिरा गांधी की डेथ हो गई। उसके बाद जो राजीव गांधी थे वो बने 1984 से 1989 तक राजीव गांधी। राजीव गांधी को तो इन्होंने शपथ नहीं दिलवाई, लेकिन राजीव गांधी जब अपने पद से हटे उस टाइम क्या हुआ कि जो हमारी जो राजनीति थी वो डगमगा सी गई थी। डगमगा कैसे गई थी कि बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, किसी को अपने पद से हटा दिया, किसी को उनके पद से इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है। तो इन्होंने सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलवाई थी। किस किस को? एक तो दिलवाई थी इन्होंने वीपी सिंह को, एक इन्होंने दिलवाई थी चंद्रशेखर को, नाम नहीं पूछेंगे शायद, लेकिन सबसे ज़्यादा को दिलवाई थी, और एक इन्होंने दिलवाई थी पीवी नरसिम्हा राव को, ठीक है। तो 3
प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाई थी इन्होंने, और सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री को इन्होंने ही शपथ दिलवाई थी। ठीक है, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति बने। टाइम पीरियड वही 5 साल का, 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक इनका टाइम पीरियड रहा। 1952 से 1956 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री भी रहे। पहले भोपाल जगह थी, अब भोपाल जो है वो कैपिटल बन गई, पहले भोपाल के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन दिया गया था। ठीक है, तो ये एक्चुअली ये लॉ से रिलेटेड थे। ठीक है, वकील थे ये, और इनको जो बार एसोसिएशन था उन्होंने किसका अवार्ड दिया था, लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन का इनको अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका के.आर. नारायणन। के.आर. नारायणन जो है वो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने। इनका टाइम पीरियड था 1997 से 2002 तक। के.आर. नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने। ठीक है, और प्रथम मलयाली व्यक्ति भी थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभाओं को संबोधित करने वाले भी ये पहले राष्ट्रपति बने। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे या ऐसे कौन से एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने लोकसभा में मतदान किया था, तो कौन थे, के.आर. नारायणन। ठीक है, चलो नेक्स्ट है डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को हर बच्चा जानता है, क्यों, क्योंकि इनका साइंटिस्ट के रूप में भी बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। नो डाउट इनका एज अ प्रेसिडेंट भी बहुत योगदान रहा था, लेकिन साइंटिस्ट के रूप में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जो है, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जो है वो भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। मैंने बताया साइंटिस्ट थे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड था 2002 से 2007 तक। इनकी ना इतनी रिस्पेक्ट थी कि अब तक जितने भी हमारे राष्ट्रपति बने उनमें सबसे ज़्यादा मतों से ये जीते हैं। देखो, नीलम संजीव रेड्डी की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। नीलम संजीव रेड्डी का जो सिस्टम था वो क्या था, नीलम संजीव रेड्डी का जो सिस्टम था वो ये था कि वो तो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, निर्विरोध चुनना एक अलग होता है और सबसे ज़्यादा वोट मिलना एक अलग होता है। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला था। मैंने बताया साइंटिस्ट थे। भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे यही थे। इनके निर्देशन में रोहिणी उपग्रह, अग्नि, पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। ठीक है, 1974 एवं 1988 में भारत के परमाणु परीक्षण में इनका महत्वपूर्ण योगदान हुआ था। ठीक है, और 1997 में, क्योंकि ये उस टाइम साइंटिस्ट थे तो इनको एज अ साइंटिस्ट साइंस के फील्ड में इनको अवार्ड दिया गया था और इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति ये बाद में बने थे, 2002 में बने थे। भारत रत्न मिला था इनको 1997 में। श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल, अगर हम कहें अब तक एकमात्र राष्ट्रपति या पहली महिला राष्ट्रपति। ठीक है, प्रतिभा सिंह पाटिल फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 2007 से 2012 तक इनका टोटल टाइम पीरियड रहा था। राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल भी रही। ठीक है, 1962 से 1985 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य भी रही। 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई, लोकसभा में भी चुनी गई थी, विधानसभा में भी चुनी गई थी। ठीक है, और राजस्थान की राज्यपाल भी रह चुकी थी। और सुखोई विमान उड़ाया था इन्होंने, वो भी पहली महिला राष्ट्रपति, क्योंकि महिला एक ही रही है अब तक, तो सुखोई विमान उड़ाने वाली पहली महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा सिंह पाटिल ही रही। पहले इनका नाम भी पूछा जाता था कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका नाम था प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देवी सिंह इनके पति का नाम है। ठीक है, तो ये अपने पति का नाम अपने साथ लगाते थे। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी। अभी रिसेंट में हमारे जो राष्ट्रपति है ये, इनकी अभी फ़िलहाल डेथ हो चुकी है 2020 में, अभी रिसेंट में ही आपका ये न्यूज़ में रहा था। तो ये भी लीजेंड माने जाते हैं अपने टाइम के। इनका जो प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहे थे। तो आपको पता होगा कि इन्होंने
अपने पद से इस्तीफा दिया था राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, और उससे पहले ये वित्त मंत्री भी रहे थे। ठीक है। 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का इनको पुरस्कार दिया गया, और 2008 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण भी इनको प्रदान किया गया था। और अभी 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो भारत रत्न भी दिया गया था इनको, पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया था, और सर्वश्रेष्ठ सांसद का भी इनको पुरस्कार दिया गया था। और 2020 में अभी फिलहाल इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे जो हमारे प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद एक वकील और राजनेता है, भारत के 14वें नंबर और वर्तमान राष्ट्रपति है। ठीक है, रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति बने। अभी तक मैंने बताया कि 25 जुलाई को ही सारे शपथ ले रहे हैं, और वही 5 साल का टाइम पीरियड पूरा कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग इनका टाइम पीरियड कब तक रहेगा? 2022 तक। ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के पूर्व गवर्नर भी थे। ठीक है, तो बिहार के गवर्नर भी रहे थे, बिहार के राज्यपाल भी रहे थे। ठीक है, तो ये थे हमारे लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। और यहाँ पे मैंने इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो मैं साथ के साथ बताती गई हूँ आप लोगों को। अभी फ़िलहाल हम प्रेसिडेंट देखो दो यहाँ तक का इस वीडियो का, और पहले वाली वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी है वो पहले प्रीवियस वीडियो देख लें, उसके बाद क्वेश्चन को आप स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष या सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तीनों सेनाओं का सेनापति बोल दे, सुप्रीम कमांडर बोल दे, या फिर अध्यक्ष बोल दे, कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति या हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? मैंने बताया था कि लोकसभा में 2 को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 को मनोनीत करते। कौन? हमारे प्रेसिडेंट। लोकसभा के 2 कौन होंगे? एंग्लो इंडियन। ठीक है, यह मेरी लास्ट जो क्वेश्चन वाली वीडियो थी उसमें भी था, MCQ वाली में। और ये अपने फील्ड के स्पेशल पर्सन होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे। ठीक है, तो आंसर क्या है? एंग्लो इंडियन। चलो, और एंग्लो इंडियन कौन थे? जिनके फादर या ग्रैंडफादर अंग्रेज, मदर या ग्रैंडमदर जिनकी इंडियन। ठीक है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो किसके द्वारा संचालित किया जाता है संघ राज्यों का क्षेत्र? हमारे राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या जिलाधिकारी द्वारा। सारा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? देखो, भारतीय संविधान की रक्षा करूँगा, ठीक है, इस चीज़ की ही तो शपथ लेते हैं हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष, तो भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? देखो, जो राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है उसके लिए 50 तो उसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और 50 उसके फॉलोवर होंगे। और ये मेंबर कौन कौन हो सकते हैं? या तो लोकसभा के सदस्य, या तो विधानसभा के सदस्य, या तो राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, और सारे इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, लेकिन जब इन पर महाभियोग लगाया जाता है तो 20 मेंबर होने चाहिए। ठीक है, जो कि 1/4 सदस्य होने चाहिए, या तो लोकसभा के या तो राज्यसभा के। ठीक है, चलो 20 पार्टिसिपेट करते हैं जब ये बताना हो कि भाई जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन लड़ा गया है उसमें कोई ना कोई गड़बड़ है, वहाँ पे 20 का रोल रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 1/4, या तो लोकसभा के या तो राज्यसभा के। लोकसभा ने बात उठाई तो राज्यसभा में भेजेगी, राज्यसभा ने बात उठाई तो लोकसभा में भेजेगी। ठीक है, तो 1 मिनट, यहाँ पे क्या है भाई? देखो, लोकसभा पार्टिसिपेट करती, राज्यसभा पार्टिसिपेट करती है, राज्यों की विधान परिषद है तो इलेक्शन में ही पार्टिसिपेट नहीं करती, तो महाभियोग में कहाँ से इनका रोल आ गया? तो राज्यों की विधानसभा है। मैंने बताया कि विधानसभा भी यहाँ पार्टिसिपेट करती जब इलेक्ट करना हो, लेकिन हटाना हो तो भाग नहीं लेती वो।
भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? बताया तो था, डॉक्टर राधा कृष्णन। डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर ये ज्ञानी जैल सिंह नहीं। वीडियो की जो सेकंड स्लाइड थी उसी में ये बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? देखो, भारत सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी एज लिमिट होती है, चुनाव आयुक्त का टोटल टाइम पीरियड होता है, लोकसभा अध्यक्ष का टोटल टाइम पीरियड होता है कि इतने साल की इनकी जॉब है। राज्यपाल के बारे में बताया गया है कि 5 साल इनका टाइम पीरियड होता है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करेगा। और इसका मतलब ये है कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा। तो आंसर क्या है? राज्यपाल, ठीक है। आंसर ये है, ये वाले आपके नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो राज्यपाल को नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को होता है, ठीक है। वो एक अलग प्रोसीजर होता है, वैसे पूरी संसद का भी उसमें रोल होता है, लेकिन फाइनली किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? कौन होता है संवैधानिक अध्यक्ष? हमारे राष्ट्रपति, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? तो भारत का राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? क्या बताया गया है इन्होंने कि जो हमारे मंत्रिपरिषद जो है उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य। देखो, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट किया गया और उसके बाद ये बता दिया गया कि एक बार तो पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए किसी भी चीज़ को भेज सकता है, किसी भी बिल वगैरह को भेज सकता है, लेकिन अगर वो ये बिल दोबारा आ जाता है तो राष्ट्रपति उसको मानेगा ही, वो बाध्य हो जाता है, ठीक है। तो वो बताया गया है हमारा आर्टिकल नंबर 74 में बताया गया है, ठीक है, कि ये हमारा जो मंत्रिपरिषद की सलाह होगी उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, ठीक है। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? मैंने बताया था ना, अपॉइंटमेंट्स में मैंने बताया था, प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, विदेश मंत्री द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट है, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को। और उसको शपथ भी कौन दिलवाएगा? भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना हो तो उपराष्ट्रपति को, ठीक है। तो त्याग पत्र का ये एक बार सिस्टम याद रख लेना। इसी टाइप का एक फिगर मैंने पहले भी एक वीडियो में बनाया था जहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही थी। इसको देना हो तो इसको देना हो तो इसको, और क्या? त्याग पत्र, ठीक है। राष्ट्रपति देगा तो उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति देगा तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रीय चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? राष्ट्रपति चुनाव का विवाद कौन निपटाता है? आर्टिकल नंबर 71 ये बताता है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी गड़बड़ हुई हो तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ एक्शन लेगा, ठीक है। पूरा प्रोसीजर है वो मैंने बताया था, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय उस विवाद को निपटाएगा, ठीक है। संसद नहीं, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों। देखो, सर्वोच्च न्यायालय तो ठीक है, लेकिन उच्च न्यायालय का कोई रोल नहीं होता। चुनाव आयोग नहीं, हमारा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। 5 जजों की बैठक बनती है, बेंच बनती है, और वो सारा देखते इंक्वायरी वगैरह होती है उसकी प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर प्रोविज़न है उसका। राष्ट्रपति को कौन सहाय्य एवं मंत्रणा देता है? तो राष्ट्रपति को कौन सहाय्य और मंत्रणा देता है, यानी कि सलाह वगैरह कौन देता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं। कौन देता है? हमारा मंत्रिपरिषद, संघीय मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है?
हमारा कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसके तहत राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है? आर्टिकल नंबर 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी आर्टिकल नंबर 123 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो हमारा अध्यादेश जारी कर सकता है। 74 गलत है, आर्टिकल नंबर 123 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, वो डिफरेंट कंडीशन में अध्यादेश जारी करता है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं राष्ट्रपति के टॉपिक में। जो 74 था वो तो राष्ट्रपति जो है वो सलाह मानने के लिए बाध्य होता है, प्रीवियस क्वेश्चन में था। ठीक है, चलो तो 74 नहीं, 78 नहीं, 120 नहीं, 123। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? बताया था ना, 15,000 जमा करना पड़ेगा। अगर टोटल वोट का 1/6 भी नहीं मिला तो फिर वो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, चुनाव आयोग द्वारा वो जब्त की जाती है और हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पास जमा हो जाएगी। ठीक है, चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जमानत राशि कितनी है? 15,000। कितनी वोट नहीं मिली तो जब्त हो जाएगी? 1/6 वोट अगर नहीं मिली तो जब्त हो जाएगी। कौन जब्त करेगा? चुनाव आयोग। कहाँ डिपॉजिट होगी? आरबीआई में। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, राज्य और संघ सूची, संघ एवं समवर्ती सूची। संघ और समवर्ती सूची के बारे में राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? तो आप लोगों को पता है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आप लोगों को पता है सबसे पहले हमारे राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्होंने 2 बार कार्य संभाला था। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या? मैंने बताया अभी रिसेंट में जो है वो 14th है। ठीक है, कौन है? रामनाथ कोविंद। इससे पहले थे हमारे 13 नंबर पे प्रणब मुखर्जी, और उससे पहले ही तो थी प्रतिभा पाटिल। तो कौन सा हुआ? 12वां। ये आपका बीपीएससी प्री में ही नहीं, ये बहुत जगह पूछा गया था क्योंकि एकमात्र महिला है ना, थोड़ा याद रखना है इसका। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत का आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो हम राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं और यहाँ भी आंसर क्या होगा? भारत का जो राष्ट्रपति है वो जो हमारी इमरजेंसी फंड होता है वहाँ से अमाउंट निकाल सकता है। ये पहले भी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, बहुमत दल का नेता, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष और सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। नहीं, बहुमत दल का नेता नहीं, ये तो हमारे कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। भारत का वास्तविक शासक तो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रपति तो नहीं है ये। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है हमारे राष्ट्रपति। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए तो है एलिजिबिलिटी। उसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हूँ, मैंने बताया था। उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, तो 35 या तो 35 से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो। वही सदस्य लोकसभा का बनने की योग्यता होनी चाहिए, लेकिन लोकसभा का या राज्यसभा का सदस्य हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? मैंने बताया सबसे यंगेस्ट जो बने वो 64 साल के बने। तो क्या कोई एज लिमिट है? नहीं है ना। 65 है, 70 है, 75 है, कोई आयु सीमा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। कौन करवाते राष्ट्रपति का चुनाव? चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग यहाँ नहीं लिखा, यहाँ निर्वाचन आयोग लिखा है। संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा। तो निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग। ठीक है, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? ये जब मैंने ये राष्ट्रपति करवाया उसमें बताया था कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की गुप्त मतदान प्रणाली। ठीक है, तो किसके लिए होती है ये? राष्ट्रपति के चुनाव में होती है। ठीक है,
नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। राष्ट्रपति पद का जब चुनाव होना हो ना, तो सिर्फ 2 सप्ताह का टाइम मिलता है उस कैंडिडेट को कि अपना चुनाव प्रचार प्रसार आप कर सकते हो। ठीक है, तो कितना टाइम मिलेगा, 2 सप्ताह। ये नोट डाउन कर लेना, ये वहाँ पे नहीं बताया था। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनका टाइम पीरियड होगा वो जब इन्होंने शपथ लिया उसके बाद 5 साल तक का होगा। 52 नहीं राष्ट्रपति होगा, 54 नहीं, आर्टिकल नंबर 56 में ये बताया गया है कि ये अपने पद पर 5 साल तक रहेंगे। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में दिया गया है। देखो, ये मैंने पीछे भी बताया था अभी कि जो हमारा चुनाव होगा, जो हमारा चुनाव हुआ है राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का, उसमें अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उसमें हस्तक्षेप कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अभी पीछे ही तो बताया। और आर्टिकल नंबर कौन सा बताया था, 71। ठीक है, आर्टिकल आपसे पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नहीं, लोकसभा द्वारा नहीं, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नहीं। देखो, महाभियोग लगाया जाता है और महाभियोग लगाने का राइट किसके पास है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास है। ठीक है, तो संसद ही तो बोलते हैं उसको, तो लोकसभा राज्यसभा हटा सकती है उसको महाभियोग लगा के। ये नहीं कि मन किया तो हटा दिया, वो प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो संसद द्वारा उसको हटाया जा सकता है और प्रोसीजर का नाम क्या है, महाभियोग। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के उल्लंघन, अगर संविधान का उल्लंघन किया है तो, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय का जो रोल है वो कहाँ पे है, आर्टिकल 71 में है। ठीक है, लोकसभा द्वारा लोकसभा में, राज्यसभा में या संसद के किसी भी सदन में। मैंने बताया लोकसभा, राज्यसभा। महाभियोग पीछे ही तो आया है। महाभियोग वही होता है कि अगर आपने संविधान का उल्लंघन किया है तो आप पर महाभियोग लगाया जाएगा। तो लोकसभा राज्यसभा क्या है, संसद ही तो है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। आपसे पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति है वो अपने पद की शपथ लेता है, कौन दिलवाता है उसको, मुख्य न्यायाधीश। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो ये लिखा है आर्टिकल नंबर 60 यानी कि 60 में लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 60 में लिखा गया है। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि आपको ना अभी एक छोटी सी और वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, या मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड ये सारे आर्टिकल वहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो मैं या तो लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी या एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, वीडियो बनाऊंगी तो भी बहुत छोटी ही बनेगी वो। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है। देखो, उपराष्ट्रपति को तो पता लग जाएगा कि हाँ भाई राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे रहा है। अब ये इन्फॉर्मेशन देगा कहाँ पे, भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं, प्रधानमंत्री को नहीं, भारत के महान्यायवादी को नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। मैंने बताया अगर राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो 6 माह में मतदान करवाना होगा, 6 माह में उनका इलेक्शन वापस करवाना होगा, यानी कि मैक्सिमम कितने टाइम तक उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का काम करेगा वो भाई जब तक इलेक्शन नहीं हुए तब तक, तो 6 महीने। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। बताया तो था नियुक्ति किस किस की करता है, भारत के महान्यायवादी की करता है, बिल्कुल करता है, एजी की। ठीक है, अच्छा जी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की करता है। उसके बाद है राज्य के राज्यपाल की, गवर्नर की करता है। ठीक है, तो
तो उपरोक्त सभी की, हाँ भी सभी की करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ना एक बार देख लेना, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया कि किस किस की नियुक्ति करता है। जो ऑप्शन में नहीं है उनकी नहीं, जो ऑप्शन में अलग है उनसे उनकी नहीं करता। सेना प्रमुख की करता है बिल्कुल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की करता है, राज्य के राज्यपाल की करता है, लोकसभा अध्यक्ष के इसमें राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता। तो आंसर क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? बताया तो था, राज्यपाल जो है वो जब तक राष्ट्रपति चाहे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर कार्य करते हैं, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर रहेगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता? राजकीय भाषा आयोग को करता है, वित्त आयोग को भी करता है, संघ लोक सेवा आयोग को करता है भाई। योजना आयोग, आप लोगों ने सुना होगा, योजना आयोग का नाम आते किसका नाम आ जाता है? प्रधानमंत्री। तो इसका रोल किससे है? प्रधानमंत्री से। यहाँ पे हमारे राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? हमारे 2 राष्ट्रपति थे ना, अब दोनों में से किसी एक का नाम होगा जिनकी उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं भाई, ये आपके राजेंद्र प्रसाद नहीं, सबसे पहले थे, सबसे लंबा टाइम पीरियड रहा। वीवी गिरी, हमारे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन की डेथ के बाद यही तो बने थे प्रेसिडेंट, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की उनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। डॉक्टर जाकिर हुसैन ही वो थे जिनकी डेथ के बाद हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का काम संभाला था। ठीक है। भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? अभी पीछे ही तो बताया है, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसमें तो कुछ और बताने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तो मैंने बताया है प्रीवियस क्वेश्चन में। खालिस्तान एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। मैंने बताया था कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो वीवी गिरी के अगेंस्ट आए थे। कब? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी ने इलेक्शन लड़ा था, तब तो वो हार गए थे, लेकिन बाद में नीलम संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। ठीक है। तो आंसर क्या है? नीलम संजीव रेड्डी। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, कौन रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये तो सारी चीज़ें अभी करवाई है मैंने, इसी स्लाइड में है ये तो सारे क्वेश्चंस। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? भाई अगर राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी कानून के बारे में, किसी भी विधि के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। किसको अधिकार? राष्ट्रपति को। ठीक है। प्रधानमंत्री से सलाह लेनी हो तो उससे भी लेंगे। ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर? लोकसभा के अध्यक्ष की सलाह पर नहीं। उपराष्ट्रपति का तो लोकसभा में कोई रोल ही नहीं है। नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। भाई न्यायालय का लोकसभा में क्या रोल? तो भारत के जो प्रधानमंत्री होंगे उनकी सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ, ठीक है, उसका पुनर्निर्वाचन अगर करना है तो इनमें से कौन सा आर्टिकल? 51 में तो राष्ट्रपति के बारे में कुछ है ही नहीं, 52 से स्टार्टिंग हुई है भाई, एक ऑप्शन तो गया आपका। ठीक है। तो आपको क्या देखना है, कौन सा वाला आर्टिकल है? यहाँ पे आर्टिकल नंबर है आपका 52 में तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये बताया गया है। ठीक है। आपके आर्टिकल नंबर 57 में बताया गया है कि पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? लोकसभा लेती तो है, राज्यसभा लेती है, विधानसभा लेती है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लेकिन विधान परिषद पार्टिसिपेट नहीं करती। हर एक स्टेट में भी नहीं होती विधान परिषद, कुछ लिमिटेड स्टेट ही है उन जिनमें विधान परिषद है। ठीक है। विधान परिषद का अपने आप में एक टॉपिक है, उसकी हम बाद में बात करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? ये कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो महाभियोग बताया गया है हमारा आर्टिकल नंबर 61 में। याद रखना, राष्ट्रपति का महाभियोग है आर्टिकल नंबर 61
1, और अगर उसके पद में कोई, ये आर्टिकल, उसके इलेक्शन में अगर कोई गड़बड़ हुई है तो वो है आर्टिकल नंबर 71। ठीक है, हटाने का एक तो ये प्रोसीजर है, एक उनके इलेक्शन में ही गड़बड़ हो गई तो 71। ठीक है, तो 61, 71। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय को संविधान में हर चीज़ कहीं ना कहीं से उठाई गई है। जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगेगा वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? नहीं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा? नहीं। लोकसभा द्वारा? नहीं। प्रोसीजर क्या था जब पद से हटाना? दैट मीन्स महाभियोग। ठीक है, उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों पार्टिसिपेट करेंगे और दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? संसद। ठीक है, अगर आपका कोई ऑप्शन आ जाए लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी आ जाए राज्यसभा द्वारा, और ऑप्शन सी में दे दे बोथ ए एंड बी, ठीक है, तो क्या लगाओगे आप लोग? बोथ ए एंड बी। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? भारत की जो हिस्ट्री रही है अब तक, उसमें डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद जो है वो 2 बार बने हैं, बाकी तो सारे 1 बार बने हैं। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अमेरिका में जैसे 2 बार बन सकता है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है कि कितनी बार बन सकता है, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसका अध्यक्ष कौन होगा? भारत के प्रधानमंत्री? नहीं। भारत के राष्ट्रपति? हाँ। विरोधी दल का नेता? नहीं। और भारत के मुख्य न्यायाधीश? नहीं। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, वो किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए। पहले टॉपिक देखो, टॉपिक के बाद लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट देखो, उसके बाद क्वेश्चंस करना। अदरवाइज पहले अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाओगे तो आपको भी ये लगेगा हमें तो कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे करवाए हुए हैं, जो नया कंटेंट आपको मिले वो उसी को नोट डाउन कर लो। ठीक है, और मैं ये आपको बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि आप स्क्रीनशॉट लो, आप सिर्फ डायरेक्ट वीडियो से ही पढ़ो। कोई भी वीडियो उठाओ लेकिन साथ में नोट्स बनाओ, क्योंकि जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाने लगोगे ना, तब तक कोई यूट्यूबर आपको नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो खुद के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। एग्ज़ाम की कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट बस एग्ज़ाम ही लेंगी, क्योंकि जो कोविड है वो अभी हमारा पर्टिकुलर चल रहा है। लाइफ में हमारी स्टार्ट हो चुकी है, जैसे तैसे हम कोविड के साथ रहने लग गए हैं। बट फिर भी अगर अननेसेसरी हो तो बाहर मत जाओ, जब आपका ज़रूरी हो तो बाहर जाओ, घर पे रहो। यूट्यूब इतना अच्छा चला हुआ है, आपको घर बैठे क्लासेस मिल रही है, इनको एंजॉय करो। आज के लिए मेरी वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच।